चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं, इब्तिदा करते हैं अपने इस लेक्चर की, जो कि हमारा IFRS 16 का फ़र्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम ये बड़ा कीमती स्टैंडर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड IFRS 16 ये देख रहे होंगे। IFRS 16 की जो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंस है वो बड़ी ज़्यादा रही है, स्पेसिफ़िकली रीसेंट ईयर्स में। जब से स्टैंडर्ड चेंज हुआ, पुराने ज़माने में एक स्टैंडर्ड होता था IS 17 लीज़ेस का, वो स्टैंडर्ड होता था। फिर लीज़ का स्टैंडर्ड चेंज किया गया दोनों साइड्स पर, ना सिर्फ ये कि लीज़ का स्टैंडर्ड जो है IFRS में चेंज किया गया, लीज़ का स्टैंडर्ड जो है वो US गैप्स में भी असर नो IFRS वाली तकरीबन तमाम चेंजेस की गई। पहले US गैप और IFRS जैसी अकाउंटिंग थी दोनों की, पुरानी भी और अब नई भी मिलती जुलती अकाउंटिंग है। सो दोनों साइड्स पे US गैप में भी और IFRS में भी लीज़ की अकाउंटिंग को चेंज किया गया। और IFRS में जब लीज़ की अकाउंटिंग को चेंज किया गया तो एक नया स्टैंडर्ड IFRS 16 तरतीब दिया गया। ठीक है जी। IFRS 16 जो है ये चूँकि नया स्टैंडर्ड है, मतलब इतना नया तो खैर नहीं है, अब काफ़ी साल हो गए हैं इसको आए हुए, इस स्टैंडर्ड को। बट चूँकि कुछ नए टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है ये, आप कह लें गुज़िश्ता 5 बरस से तकरीबन। ठीक है ना, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है एग्जामिनर का। और एग्जामिनर जो है वो इसके अंदर से एक सवाल पूछ लेता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वंस इन एवरी 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, इसके अंदर से एक सवाल आ सकता है। सो इट इज़ रिलेटिवली एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, हम इस क्लास में, इस पहली क्लास में IFRS 16 से क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जी 5 एरियाज होते हैं IFRS 16 में किसी भी स्टूडेंट को जो पढ़ने चाहिए, जो आने चाहिए। ठीक, उसमें से जो पहला एरिया है इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे, और वो सारी बेसिक्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लेसी की बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, लेसर की बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, और कुछ बुनियादी टर्म्स, अल्फाज जो IFRS 16 में इस्तेमाल हुए हैं उनका क्या मतलब है, इंसेप्शन ऑफ लीज, कमेंसमेंट ऑफ लीज, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स वगैरह, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। जो एग्जांपल्स हमारी होंगी उन्हीं के अंदर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आइए इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं एरियाज ऑफ IFRS 16 से। यानी कि सबसे पहला एरिया टॉपिक है ये हमारा कि कौन कौन से एरियाज हैं जो किसी भी स्टूडेंट को तैयार करने चाहिए। ये 5 एरियाज है जी, याद रखिएगा आप। सबसे पहला बेसिक्स। आज की हमारी इस क्लास में आप देखेंगे कि जी लीज क्या होती है, लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है, उनकी अकाउंटिंग वगैरह, बुनियादी अकाउंटिंग क्या होती है, ये सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, और प्रिटी मच यही वो चीज़ है, यही वो एरिया है जो आपने अपनी इनिशियल स्टडीज़ में, कैफ स्टडीज़ में देखा होता है। इससे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। ठीक, दूसरा एरिया लेसी के चेंजेस। लीज एक दफ़ा हो जाती है ना, उसके बाद बहुत से चेंजेस हो सकते हैं। लीज में मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, यानी कि लीज की जो शराइत हैं, जो टर्म्स हैं, जो एग्रीमेंट है, उसको चेंज कर दिया जाए। इसी तरह लीज में एस्टीमेट्स चेंज हो सकते हैं। आपने पहले कुछ एक एस्टीमेट लगाया था किसी भी चीज़ के हवाले से, अब एस्टीमेट चेंज हो गया। तो दूसरा एरिया लेसी के चेंजेस को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, ये आना चाहिए। फिर इसी तरह लेसर के चेंजेस को, लेसर के भी यही चेंजेस हैं, या मॉडिफिकेशंस होंगी या एस्टीमेट्स का चेंज होगा, कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, ये आना चाहिए बच्चों को। फिर एक और एरिया जिसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग। सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है, इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग है, ये स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। एंड फाइनली अदर एरियाज। अदर एरियाज काफ़ी लंबी लिस्ट है। सब लीज क्या होती है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल लीज पेमेंट्स नॉट लिंक टू एन इंडेक्स क्या होती हैं, कब लीज वाकया होती है, कब लीज वाकया नहीं होती। हर रेंट की ट्रांजैक्शन को लीज नहीं कहा जा सकता, कब लीज होती है, कब लीज नहीं होती, लैंड बिल्डिंग की लीज को कैसे ट्रीट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से छोटे छोटे अदर लीज रिलेटेड एरियाज हैं आपके स्टैंडर्ड के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। तो ये 5 बड़े एरियाज हैं। बेसिक्स पता हो, लेसी की चेंजेस, लेसर की चेंजेस, सेल एंड लीज बैक पता हो, और अदर लीज रिलेटेड एरियाज हैं कुछ आपके
स्टैंडर्ड के अंदर वो पता हो। तो ये 5 बुनियादी चीज़ें जब सारी एक बच्चे को आ जाती हैं तो कहा जाता है कि जी कि IFRS 16 की तैयारी इस बच्चे की मुकम्मल है। अब पेपर में कोई भी सवाल आए तो वो टेस्ट जो कोई भी सवाल टेस्ट हो तो आराम से बच्चा जवाब दे सकता है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है, सेकंड जो पॉइंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ लीज। आज की जो पूरी क्लास है उसमें हम सिर्फ इस एरिया को डिस्कस कर रहे होंगे, बेसिक्स को, बिल्कुल बुनियाद को। और मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका कि जो आपकी अर्लियर स्टडीज़ हैं, कैफ की स्टडीज़ हो गई, अगर आप ACCA स्ट्रीम से हो तो इवन ACCA में भी हर जगह पे आपने बेसिक्स ज़रूर पढ़ी होती हैं। ठीक है ना। तो ये वो एरिया है जो आपने पहले पढ़ा होता है, इसके अलावा बाकी चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी होती। तो हम उन्हीं बेसिक्स को आज दोहराने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या लीज का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या? अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, याद रखना लीज की एक डिटेल्ड डेफिनेशन है, एक फ्लो चार्ट आपको अपने नोट्स में भी नजर आ रहा होगा। अगर आप अपने नोट्स को देखें तो आपके नोट्स में आई थिंक पेज 27 या 28 पर लीज शुरू होता है, 20s के एंड में जाके लीज शुरू होता है। और आपके जो IFRS 16 के नोट्स हैं, इनफैक्ट पेज 24 पर शुरू होता है आपका नोट्स के अंदर लीज IFRS 16। ठीक। और IFRS 16 के जो नोट्स हैं उसके अंदर अगर आप दूसरा ही पेज देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बना नजर आएगा। वो फ्लो चार्ट ये बयान करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन लीज होती है और कौन सी नहीं होती। मैं उसकी गहराइयों में अभी नहीं जा रहा, वो बाद में जाएंगे, ये वो बेसिक्स का हिस्सा नहीं है, वो तो अदर एरियाज का हिस्सा है। ठीक है, वो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। मैं तो एक लीज की बुनियादी शक्ल आपको दिखाने जा रहा हूं कि लीज क्या होती है। कि फर्ज कीजिए ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी का ये साहब ऑनर है, पार्टी ए, ये इसके ओनर है, इनके पास इसका लीगल टाइटल है, गाड़ी के कागजात ए के नाम है। अगर ये इस गाड़ी के इस्तेमाल का इख्तियार, यूज का इख्तियार, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ यूज, आगे ये टर्म बड़ी इस्तेमाल होगी, ROU, राइट ऑफ यूज, यूज का इख्तियार किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है ये एक लीज की ट्रांजैक्शन। बिल्कुल बुनियादी बात कर रहा हूं मैं, गहराइयों में नहीं जा रहा। मैंने अर्ज किया मैं बाद में इंशाल्लाह जरूर उन गहराइयों में जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक। सो ये एक लीज की ट्रांजैक्शन, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। इन साहब को क्या पुकारा जाता है? इन साहब को पुकारा जाता है लेसर और इनको कहा जाता है लेसी। यानी कि जो शख्स अपना एसेट जिसका लीगल टाइटल उसके पास है वो किसी और को देता है उसको लेसर कहा जाता है। और कोई शख्स जो वो एसेट इस्तेमाल करता है उससे लेता है वो लेसी कहलाता है। ठीक है। तो आम दुनिया में रेंट की ट्रांजैक्शंस हो गई एटसेट्रा, रेंट और लीज बुनियादी तौर पे इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं अंग्रेजी की इस्तेलाह में। लीज के बुनियादी जो मानी है अंग्रेजी में वो रेंट के हैं। तो जो आम दुनिया में रेंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो जनरली लीज के जुमरे में फॉल करती है। ठीक है जी। अब लीज के एस्पेक्ट से आपको दो बुनियादी बातें पता होनी चाहिए, एक हम बोलते हैं इंसेप्शन ऑफ लीज, एक हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ लीज। इंसेप्शन ऑफ लीज वो डेट है जिस दिन एग्रीमेंट रीच हो जाता है बिटवीन द टू पार्टीज। ये एग्रीमेंट इन राइटिंग होना जरूरी नहीं है। जब प्रिंसिपल टर्म्स दोनों पार्टीज एग्री कर लें जिस डेट पर भी, फॉर एग्जांपल एक मीटिंग हुई लेसर लेसी के दरमियान और उन्होंने प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ द लीज एग्री कर ली। प्रिंसिपल टर्म से मुराद कब लीज शुरू होगी, कब खत्म होगी, क्या कौन सा एसेट होगा और कितना उसका किराया वगैरह होगा। ठीक है ना। ये प्रिंसिपल टर्म्स एग्री हो गई, इस तारीख को बोलते हैं, इस डेट को बोलते हैं डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज। ठीक। एक और डेट होती है, इसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ लीज। ये वो डेट होती है जिस दिन से लेसी के पास इख्तियार होता है कि वो एसेट को इस्तेमाल करे। ये कौन सी डेट है? जिस दिन से राइट ऑफ यूज मिल जाता है। अब बेशक लेसी उसको इस्तेमाल ना करे। ठीक है। फर्ज कीजिए
इख्तियार दे दिया गया कि लेसी भाई आप 1 जनवरी से गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, बट लेसी चूंकि बीमार था, ठीक है, उसने फर्ज कीजिए 20 जनवरी से गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू की, लेकिन इख्तियार कब से था उसके पास? 1 जनवरी से। तो कमेंसमेंट ऑफ लीज कब होगी? 1 जनवरी को। ठीक है, आई होप ये दोनों डेट्स बड़ी क्लियर है आपको। फिर ये भी सुन लीजिए कि लेसर के यहां लीज की 2 टाइप्स हो सकती हैं, 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं फाइनेंस लीज और एक को हम पुकारते हैं ऑपरेटिंग लीज। जबकि लेसी के यहां ऐसी कोई टाइप्स का कोई वजूद नहीं है, लेसी के यहां ऐसी कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है ना, नो टाइप्स एज सच। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या फर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस लीज वो लीज होती है जिसके अंदर लेसर एक एसेट के तकरीबन तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेसी को दे देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट वो लेसी के पास रहे। फॉर एग्जांपल से एसेट 10 साल जिंदगी है और वो 9 साल लेसी के पास रहता है, तो क्या टेक्निकली लेसर ने कभी उस एसेट को सही से इस्तेमाल किया? नहीं, एसेट ने तो सारी जिंदगी लेसी के पास ही काट दी अपनी। क्या ख्याल है? तो मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ वो लेसी के पास रहे, इस केस में फाइनेंस लीज कहा जाएगा इसे। या ये और कंडीशंस हैं, इनमें कोई एंड की जरूरत नहीं है। या जो लेसी कंसिडरेशन दे रहा है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, कंसिडरेशन जो देता है लेसी उसको लीज पेमेंट्स कहा जाता है। जो लेसी कंसिडरेशन दे रहा है उसको प्रेजेंट वैल्यू करके देखा जाए तो वो तकरीबन एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर है। अब ये क्या शर्त है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जी लेसी ने तकरीबन एसेट खरीद ही लिया लेसर से, ऐसा ही हुआ ना। अगर फर्ज कीजिए ये गाड़ी आज 5 मिलियन रुपीस की है और ये जो बी भाई हैं ये ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स जो लीज रेंटल दे रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू की जाए तो तकरीबन 5 मिलियन बनता है। इसका मतलब क्या है, तकरीबन उन्होंने एसेट खरीद लिया है लेसर से। क्या ये बात सच है ना? इसलिए कहा जाता है जी कि अगर तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स फेयर वैल्यू के तकरीबन तकरीबन बराबर है, इसका मतलब है तकरीबन उसने एसेट खरीद लिया, लिहाजा वो लेसर ने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो लेसी का हो गया। ठीक। अच्छा, फिर इसकी कुछ और भी शराइत है, अगेन इन सब में और मौजूद है, मैं ऑपरेटिंग लीज यहां लिख रहा हूं, मैंने कुछ और कंडीशंस लिखनी है फाइनेंस लीज की। सो या और क्या, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि कोई परचेज ऑप्शन मौजूद है, एट अ लोअर प्राइस। लोअर प्राइस से मुराद उसकी फेयर वैल्यू से कम है। परचेज ऑप्शन से क्या मुराद है, और से सुनिएगा। मुराद ये है कि फर्ज कीजिए ये गाड़ी है, ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 साल के लिए लीज पर दी, बट इस 2 साल के एहतताम पर, एंड पर, मिस्टर बी जो है इसको इसकी फेयर वैल्यू से कम पर खरीद सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, इसको बोलते हैं परचेज ऑप्शन।
और किस वैल्यू पे खरीद सकते हैं? फेयर वैल्यू से कम पर। अगर तो फेयर वैल्यू पे खरीद सकें फिर तो मिस्टर बी को इस ऑप्शन का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर फेयर वैल्यू से कम पर खरीद सकें फिर फायदा है। सो परचेज ऑप्शन एट अ लोअर प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू, ठीक है ना। अगर ऐसा हो तब भी ये फाइनेंस लीज बन जाती है। उसकी वजह यह है कि 2 साल इन्होंने पहले लीज की शक्ल में रखना है, फिर इसको खरीद लेंगे तो फिर सारी जिंदगी एसेट उनके पास ही रहेगा, मिस्टर बी के पास ही रहेगा। क्या ख्याल है? या आखिरी एक और कंडीशन, कोई स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट, ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर का दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय लेसी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता हूं और पाकिस्तान में से एटॉमिक एनर्जी के अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल करे, और पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने की मुझे इजाज़त नहीं है, तो मैं उसको लीज कर देता हूं टू एटॉमिक एनर्जी। तो भाई वो एसेट बना ही एटॉमिक एनर्जी के लिए, उसका मैंने क्या करना है? ठीक है ना। तो वो एक फाइनेंस लीज होगी। लिहाजा अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन मीट होती नजर आए तो आप क्या तस्वर करेंगे? लेसर के लिए ये कौन सी लीज है जी? फाइनेंस लीज। और अगर चारों ही मीट होती नजर ना आए, इफ इट इज नॉट अ फाइनेंस लीज देन इट इज अ व्हाट लीज? इफ इट इज नॉट अ फाइनेंस लीज देन इट इज अ व्हाट लीज? इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। ठीक है जी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो हमने इस सफ़े के ऊपर क्या देखा? हमने कुछ बुनियादी बातें देखी। हमने देखा कि यार लीज क्या होती है, पहली बात। हमने देखा लीज की डेट्स क्या होती हैं, इंसेप्शन, कमेंसमेंट वगैरह। हमने देखा लेसी के लिए लीज की कोई इकसाम नहीं होती, लेसर के लिए 2 इकसाम होती हैं, और वो क्या होती हैं? बस अभी तक हमने यही देखा है इंशाल्लाह। बाकी हम अभी बहुत सी बातें हैं जो हमने आइंदा आने वाले दिनों में देखनी। ठीक है जी। ठीक, ये बातें समराइज्ड हैं ऑलरेडी आपके नोट्स में भी। आप पेज 24 से ऑनवर्ड्स अपने नोट्स देखोगे, बड़े डिटेल नोट्स हैं आपके IFRS 16 के, वहाँ पर भी लिखी हैं, बट यहाँ ऑब्वियसली मैंने मेरा समझाना मेरा आपको काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। इन बुनियादी बातों को जहन में रखने के बाद आइए हम आगाज करते हैं लेसी की अकाउंटिंग की बुनियाद से, बेसिक्स। इससे साथ क्या लिखा है? बेसिक्स। ये कोई ऐसी वो कोई रॉकेट साइंस नहीं कराने जा रहा है। दीज आर दी वेरी बेसिक्स ऑफ लेसी अकाउंटिंग। ये एग्जाम्पल 1 है जी, आपके नोट्स पे पेज 31 है गालिबन, जहां से एग्जाम्पल्स स्टार्ट होती हैं। अगर आप देखें तो आपके नोट्स पर पेज 31 है जहां से एग्जाम्पल्स स्टार्ट होती हैं, और वहां पर ये पहली एग्जाम्पल है लेसी की अकाउंटिंग की एग्जाम्पल। ठीक है, बिल्कुल बुनियादी अकाउंटिंग है लेसी की। देखते हैं कैसी। कहते हैं एबीसी लिमिटेड obtained a car on lease with the following key terms। ये टर्म्स थी, उसने गाड़ी लीज पर ली, तो एबीसी लिमिटेड क्या बन गया? लेसी बन गया। ठीक है ना। आई होप आपको बुनियादी अल्फाज आते हैं, लेसर, लेसी वगैरह। सबसे पहले लीज टर्म 5 इयर्स। ये जो लफ्ज है ना लीज टर्म, ये एक जार्गन है। इट इज नॉट अ सिंपल डिक्शनरी इंग्लिश वर्ड। लीज टर्म जो है ये IFRS 16 की जार्गन है। क्या कह रहा हूं मैं? इट्स अ टेक्निकल जार्गन। सो जो लफ्ज लीज टर्म है, इसकी एक एक प्रॉपर डेफिनेशन है विद इन द स्टैंडर्ड। बुनियादी तौर पर लीज टर्म से मुराद वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड जिसमें लीज जारी सारी रहेगी।
नॉन कैंसिलेबल पीरियड से मुराद होती है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड से मुराद होती है कि ये कैंसिल हो सकता है, बट अगर कोई एक पार्टी इसको कैंसिल करती है तो उसको फिर एक सिग्निफिकेंट हर्जाना पेनल्टी देनी पड़ेगी टूवर्ड्स द अदर पार्टी। सो फर्ज कीजिए अगर मैं अचानक से घर छोड़ के जाना चाहता हूं लीज की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले, तो मुझे एक सिग्निफिकेंट हर्जाना, एक पेनल्टी देनी पड़ेगी टूवर्ड्स द अदर पार्टी। ठीक है ना। लीज टर्म के अंदर याद रखिए रिन्यूअल पीरियड शामिल होता है अगर आप सर्टन है टू एक्सरसाइज इट, रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज इट। रिन्यूअल पीरियड से मुराद, रिन्यूअल पीरियड से मुराद ये कि लीज है फर्ज कीजिए 3 साल की और कहा यह जाता है कि जी इसको आप 2 साल मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। रिन्यूअल पीरियड कह लें, एक्सटेंशन पीरियड कह लें, कुछ कह लें, आप जी मजीद 2 साल इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मजीद 2 साल जो आप एक्सटेंड कर सकते हैं ये पीरियड शामिल होगा लीज टर्म के अंदर, 3 + 2 5 साल होगा, अगर ये रीजनेबली सर्टन है कि आप उसे एक्सरसाइज कर लेंगे, आप उसे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। फिर लीज टर्म के बाद नेक्स्ट रेंटल्स पेएबल इन एरियर, सालाना कितना रेंट दिया जाएगा और एरियर्स में, एरियर से मुराद होती है साल के एंड पर कितना रेंट दिया जाएगा, 1,30,000 रुपए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू आप समझते हैं मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू IFRS 13 की अगर आपने क्लास लिया तो वैसे भी फेयर वैल्यू की बुनियादी तारीफ भी समझते हैं, 5 लाख रुपए है। फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड बाय लेसी। अच्छा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी एक जार्गन है, ये भी क्या है, जैसे लीज टर्म थी ये एक जार्गन थी, उसी तरह इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी एक जार्गन है ऑफ द स्टैंडर्ड, ये कोई आम अंग्रेजी इस्तेलाह का लफ्ज नहीं है। ठीक, मुराद क्या है इससे, आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आईडीसी लिख रहा हूं, इससे मुराद है वो डायरेक्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स जो लीज करने की वजह से आपको खर्च करनी पड़ी, लीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप घर किराए पे लेते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं यार मुझे घर किराए पे दिलवा दो, ये क्या है, इट इज अ डायरेक्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो आपको लीज की वजह से अदा करनी पड़ी है। ठीक है ना जी। फॉर एग्जाम्पल कमीशन होगी ना ये, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह, स्टाम्प ड्यूटीज वगैरह एग्रीमेंट की करने के लिए अदा करते हैं। ठीक है ना, स्टाम्प ड्यूटीज, ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह जो लीज एग्रीमेंट के लिए अदा किए जाते हैं वो भी आईडीसी है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस टेनेंट को आप कोई पेमेंट करते हैं, ऐसा होता है अक्सर, और ये अक्सर होता है इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज कि जी प्रीवियस टेनेंट जो बैठा होता है दुकान के अंदर उसको कुछ पेमेंट की जाती है बाय द न्यू लेसी और उसको फिर खाली कराया जाता है। ठीक है, विकेट करने के लिए उसको एक कंसिडरेशन दी जाती है, से 50,000, लाख, 2 लाख, वट एवर, कोई प्रीवियस टेनेंट को आप पेमेंट करते हैं, ये भी जाहिर है डायरेक्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ड्यू टू लीज। ठीक, ये तमाम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी भी इंकर कर सकता है और लेसर भी।
लेसी भी इंकर कर सकता है और लेसर भी। जाहिर है दोनों ने अपनी अपनी कॉस्ट्स की अकाउंटिंग करनी होगी, लेसर अपनी कॉस्ट की करेगा, लेसी अपनी की करेगा। हमारे इस सवाल में ये लेसी ने इंकर की हैं कॉस्ट्स 10,000 रुपए, करेक्ट। और लेसर ने कितनी इंकर की हैं सवाल में? नील, कोई कॉस्ट इंकर नहीं की। ऐसा ही है जी, बात क्लियर है। फिर उसके बाद कहता है रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फुली गारंटीड बाय लेसी। इससे क्या मुराद है? 12,000 रुपए, इस जुमले से क्या मुराद है? रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फुली गारंटीड बाय द लेसी, इस जुमले से क्या मुराद है? ये अगेन, ये भी जार्गन है, ये भी लीज की जार्गन है, IFRS 16 की जार्गन है। क्या? लीज की जो टर्मिनेशन है या जो लीज का एंड है, एंड ऑफ लीज आप कह लें, कंक्लूजन है जो लीज का, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है एसेट गोज टू लेसी, यानी कि एसेट किसके पास चला जाए? लेसी के पास। दूसरा तरीका ये हो सकता है एसेट गोज बैक टू लेसर। ये दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो एसेट लेसी के पास चला जाए या एसेट लेसर के पास चला जाए। अब अगर एसेट लेसी के पास जाता है तो उसके भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाए, कोई पैसे ना दिए जाए, या कोई पैसे दिए जाएं, जिसको बोलते हैं परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन, कोई पैसे दिए जाएं। अब ये परचेज ऑप्शन फेयर वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, फेयर वैल्यू से कम भी हो सकता है, वट, ठीक है ना। वो इररेलेवेंट है, यहां पर वो इररेलेवेंट है कि वो फेयर वैल्यू से कम है, ज्यादा है, वट एवर, बिकॉज ये लेसी की अकाउंटिंग हम देख रहे हैं। वो हमने लेसर के लिए देखा था कि उसको फेयर वैल्यू से सिग्निफिकेंटली कम होना चाहिए। अगर उसने फाइनेंस लीज बनना है तो ठीक है, वो एक अलग बात थी, ये एक अलग बात है। दो बातों को आपस में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। तो कुछ मुआवजे की इवज एसेट लेसी का हो जाए, या मुफ्त में एसेट लेसी का हो सकता है बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अगर एसेट लेसर के पास वापस जाता है तो अक्सर उसके अंदर एक चीज की जाती है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी अक्सर एक चीज की जाती है। ये क्या है? ये इस तरह से है जी कि अब ये गाड़ी दी गई है उस बंदे को, उस लेसी को, तो हो सकता है वो उस गाड़ी को इतना बुरी तरह से इस्तेमाल करे कि वो एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ बिल्कुल ही नाकारा और खटारा हो जाए, ठीक। लेसर को ये रिस्क है ना जी, या नहीं है ना ये रिस्क? जाहिर है यहां पर एसेट लेसर के पास वापस आना है, तो लेसर तो ये चाहेगा ना कि उसकी कोई मिनिमम कंडीशन एसेट की, कोई मैं लेसी से लिखवाऊं कि यार तूने एसेट इतना ज्यादा बुरा इस्तेमाल नहीं करना कि वो बिल्कुल ही नाकारा और खटारा हो जाए एंड पे, मुझे फिर वापस लेने का क्या फायदा? घरों में अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं नहीं जी हम अपने घर किराए पे नहीं देते। क्यों नहीं देते जी? वो लोग किराएदार खराब कर देते हैं जी। तो उस प्रॉब्लम को सेफ गार्ड करने के लिए अक्सर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी लिखवाई जाती है। अब ये क्या है? ये इस तरह से है जी कि लेसर समझता है कि मेरे एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ लीज, एट एंड ऑफ लीज टर्म, वो क्या होगी? क्या बताया सवाल में? 12,000 होगी। चेक कर लीजिए लेसर क्या समझ रहा है। कहता है रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म 12,000। वो क्या करता है? वो लेसी से कहता है आप मुझे ये गारंटी करके दे कि ये 12,000 ही होगी। आई वॉन्ट यू टू गारंटी इट। इसका मतलब पता क्या है?
इसका मतलब यह कि अगर 12,000 से कम निकली ना, 12,000 से क्या निकली, कम, अगर 12,000 से ये हुई कम, तो डिफरेंस कौन देगा? हु विल पे द डिफरेंस? लेसी विल पे द डिफरेंस। समझ रहे हो? So it's a very simple thing. It is something that you see in your daily life. कि जी अगर किराएदार ज्यादा तोड़ फोड़ कर जाएं तो मालिक मकान फिर उनसे पैसे निकलवाता है। देखते हो ना आप ये अपनी जिंदगी में। वो क्या है, अगर उसको किसी अच्छी शक्ल में एग्रीमेंट में डाला जाए तो वो डाला जाएगा एज ए रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। लिखवाया जाएगा कि जी आप 12,000 का एसेट है, 12,000 आप हमें पूरा करके देंगे। ठीक है जी, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। और यहां पर पता क्या बोला जाएगा? यहां पे बोला जाएगा रेजिडुअल वैल्यू इज फुली गारंटीड बाय लेसर, बाय लेसी, सॉरी। क्या बोला जाएगा? रेजिडुअल वैल्यू इज फुली गारंटीड बाय लेसी। क्यों कहा जा रहा है फुली गारंटीड? क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि 12,000 का एसेट है, हमारा ख्याल है वो 12 का होगा, और पूरे के पूरे 12 की हमने उससे गारंटी ले ली है। ऐसा नहीं है कि 8, 9 या 10 की गारंटी ली, हमने उससे पूरे 12 की गारंटी ली है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। आगे बढ़ते हैं। कहता है रेजिडुअल वैल्यू अक्रूज टू लेसर। वो मैं पहले बात कर चुका कि जी एसेट लीज के खात्मे की दो शक्लें होंगी, या तो एसेट लेसी का हो जाएगा या लेसर का हो जाएगा। तो यहां पे वो क्या कह रहा है? एसेट आखिर पे किसका होगा? लेसर का। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहां पर ये ना भी लिखा होता ना कि एसेट आखिर पर लेसर का होगा, तब भी हमें क्लियर था कि एसेट आखिर पर लेसर का होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर ये पॉइंट ना भी लिखा होता, इफ दिस पॉइंट वॉज नॉट रिटन बाय मी इन दिस एग्जाम्पल, स्टिल हमें मालूम है कि ये एसेट लेसर का होगा एंड पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक मिनट जरा पॉज कीजिए और जरा सोचिए क्यों ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि ऊपर वाले बुलेट में रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का जिक्र है, और रेजिडुअल वैल्यू गारंटी सिर्फ और सिर्फ तभी होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हो सकती है, कब? जब एसेट गोज बैक टू द लेसर। अगर एसेट ने लेसी का हो जाना है, फिर तो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का कोई रोल ही नहीं होता, फिर तो या तो वो फ्री होगा या वो परचेज ऑप्शन होगा। बात समझ आ रही है ना? तो यहां से एक और बात भी बड़े साफ होनी चाहिए बच्चों के जहनों में। क्या? स्टूडेंट्स के जहनों में बड़ी साफ होनी चाहिए। वो ये कि सवाल में या किसी भी लीज एग्रीमेंट में या तो परचेज ऑप्शन होता है या रेजिडुअल वैल्यू गारंटी होती है। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है ना? both things cannot coexist at the same time. It is not logically possible. Either there'll be a purchase option because उस केस में asset will be going to the lessee, or there'll be a residual value guarantee, in which case asset is going back to the lessor. Both cannot coexist. I hope ये भी बड़ा क्लियर हो गया आप सबको। ठीक है ना जी? आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। कहता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम। ये भी एक जार्गन है, ये भी IFRS 16 का एक जार्गन है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जी लीज की अकाउंटिंग हमने बचपन में देखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यूज पे होती है। किस पे होती है? प्रेजेंट वैल्यूज पे होती है। ठीक है, तो चीजों को प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए लेसी जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या लगाएगा? What discount rate will the lessee use to present value things? स्टैंडर्ड कहता है
इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, इफ नोन, अगर मालूम हो, अगर ना मालूम हो तो फिर नंबर 2, इफ नॉट नोन देन नंबर 2, लेसीज IBR, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, IBR बोलते हैं इसे, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये तो दोनों जार्गन्स हैं, ये तो दोनों कोई खास इस्तेलाह है, इनका मतलब तो हमें नहीं आता, सिखाऊंगा मैं मतलब। तो अगर पता हो तो आप कौन सा रेट इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट वैल्यूइंग के लिए, बीइंग अ लेसी कौन सा रेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। और अगर वो ना मालूम हो तो फिर लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इन दोनों से क्या मुराद है? पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज की। याद रखिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज इज डिटर्मिन्ड बाय द लेसर, इज डिटर्मिन्ड बाय लेसर। इसीलिए कहा जाता है कि हो सकता है ये लेसी को पता हो सकता है ना पता हो, जरूरी नहीं है लेसी को पता हो, इट इज डिटर्मिन्ड बाय द लेसर। नाउ हाउ इज इट डिटर्मिन्ड बाय द लेसर? लेसर क्या करता है? लेसर अपनी आउटफ्लोज टुडे देखता है, आउटफ्लोज टुडे, और इनफ्लोज इन फ्यूचर देखता है, इनफ्लोज इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लीज की बात करूं जो एग्जाम्पल 1 में लिखी हुई है, तो लेसर ने क्या क्या आउटफ्लोज टुडे की होंगी, क्या क्या अखराजात आज किए होंगे, देख लीजिए। लेसर ने एक एसेट जो है 5 लाख रुपए का वो हमें दे दिया, क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? 5 लाख रुपए का एसेट हमें दे दिया, ऐसा ही है। उसके अलावा कोई और खर्चा उसने किया, कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स वगैरह उसने की? नहीं की जी, नील। कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह उसने नहीं इंकर की, लेसर ने इंकर नहीं की, लेसी ने की थी 10,000 रुपए, लेसर ने नहीं की। तो लेसर के याद रखिए जो खर्चे होते हैं ना आउटफ्लोज टुडे, वो दो ही किस्म के हो सकते हैं। एक एसेट की फेयर वैल्यू, दूसरा आईडीसी ऑफ लेसर, अगर लेसर ने कोई आईडीसी की है तो। जैसे हमारे इस लेसर ने 5 लाख रुपए जमा 0 आज खर्च किया, तो इसने टोटल कितना खर्च किया आज? 5 लाख रुपए। आउटफ्लोज टुडे 5 लाख रुपए, ठीक है। अब लेसर को फ्यूचर में इनफ्लो क्या होगी देख लेते हैं हम, गौर से देखिएगा सब लोग। लेसर को फ्यूचर में रेंटल्स मिलेंगे और आरवी मिलेगी, रेजिडुअल वैल्यू। ये आरवीजी नहीं मैं कह रहा, मैं पूरी आरवी कह रहा हूं, 12,000 रुपए रेजिडुअल वैल्यू जो उसको मिलेगी। अब ये जी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बट उसको 12,000 रुपया मिलेगा। रेंटल कितने हैं जी सालाना? 130,000 ईयर 1 to 5, 5 साल तक 1,30,000 आएंगे। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 5वें साल के एंड पे? 12,000 रुपए, 12,000 ईयर 5 में, ऐसे ही। अगर इनका वैसे सम किया जाए, इन कैश फ्लोज का वैसे सम किया जाए, तो ये तो बनती हैं, अल्लाह भला करे, 130 इंटू 5 इज 650 एंड 12 इज 662,000। ये तो बनती हैं कितनी, अगर इनका वैसे सम किया जाए तो 662,000 बनती हैं। बट देर इज अ डिफरेंस। क्या? वो ये कि ये जो 5 लाख रुपए इंकर किए गए हैं, ये टुडे इंकर किए गए हैं, हाँ या ना? और ये जो 662,000 मिल रहा है, ये इन द फ्यूचर मिल रहा है।
ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है ना? 5 लाख रुपए आज इंकर किए गए हैं और 662,000 इन द फ्यूचर मिल रहा है। यानी कि ये जो 162,000 रुपीस का एलिमेंट है, ये बुनियादी तौर पर लेसर का प्रॉफिट है, या अगर मैं सही जबान इस्तेमाल करूं तो सूद है, इंटरेस्ट है। ऐसे ही है। ये जो 162,000 है, ये लेसर का क्या है? इंटरेस्ट है, इनकम है ओवर 5 ईयर्स। और चूंकि कैपिटलिज्म है और अनफॉर्चुनेटली नॉन मुस्लिम्स का रूल है इस दुनिया के ऊपर, तो आज जो उसने 5 लाख रुपया इंकर किया है, उसने उसका इंटरेस्ट और सूद लेना है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 162,000 रुपीज। ठीक। लेसर अगर ये बताना चाहिए कि यार ये 162,000 रुपीज सालाना परसेंटेज टर्म्स में इंटरेस्ट कितना बनता है, तो वो कैसे बनाएगा? तो वो एक फॉर्मूला लगाएगा जिसको बोलते हैं IRR। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट याद है IFRS 9 के अंदर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर बनाना हो तो उसके लिए भी यही लगाया जाता था, IRR का मेथड। यहां पे लेसर ने जो अपना परसेंटेज इंटरेस्ट बनाना है कि यार मुझे कितना शराय सूद आ रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना इंटरेस्ट परसेंटेज आ रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में से, इस डील में से, तो वो IRR का मेथड लगाएगा। बेसिकली वो क्या करेगा? वो तलाश करेगा कि यार वो कौन सा रेट है जिसके ऊपर मैं इस 1,30,000 की कैश फ्लो को 1,30,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेस टू पावर -5 ओवर 0.1, यही होता है ना फॉर्मूला एन्युटी का। पता ना आपको कि अगर कोई कैश फ्लो 5 साल तक रिपीट हो रही हो तो उसको यूं प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। एक ये कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू कर लिया, जमा 12,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 5, ये 5वें साल है तो इसको ऐसे डिस्काउंट कर लिया। तो अगर मैं इन दोनों को 10% पे डिस्काउंट करूं तो चेक करें ये 5 लाख के बराबर आ रहा है। सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स निकालेंगे अपनी स्क्रीन के सामने और चेक करेंगे कि ये 5 लाख के बराबर आ रहा है, तो आपका जवाब 5 लाख के बराबर आएगा। इट विल बी इक्वल टू 5 लाख। इसका मतलब है कि जो शराय मुनाफा और जो शराय सूद मिल रही है इस लेसर को, वो कितनी है इस लीज पर? सालाना कितना मुनाफा और कितना सूद मिल रहा है उसे? 10%। सालाना 10% मुनाफा या सूद, वट एवर यू कॉल इट, उसको मिल रहा है। बात समझ रहे हो? दिस 10% इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज। अगर मैं इसकी उर्दू करूं ना लफ्ज बाय लफ्ज, तो शराय सूद, इंटरेस्ट रेट, शराय सूद, इम्प्लिसिट इन लीज, जो कि लीज के अंदर छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? कोई बंदा 5 लाख आज लगाता है और उसे 6,62,000 मिलता है, 662,000 ओवर 5 ईयर्स। तो जो 1,62,000 है उसका सालाना मुनाफा कितना बनता है अगर उसको परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए? 10%। तो ये वो शराय सूद है जो इन लीज की टर्म्स में छुपी हुई है। बात समझ आ गई? व्हाट इज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज? ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और ये कौन डिटरमिन करता है? लेसन। और आपको बड़ा साफ नजर आ रहा होगा ये लेसी डिटरमिन कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ लेसर को पता है। जैसे आईडीसी का अंदाजा लेसर को ही होगा, उसने कितनी आईडीसी लगाई है। रेजिडुअल वैल्यू उसको कितनी एंड पर मिलनी है ये लेसर को ही पता है। ठीक है, हो सकता है उसने लेसी से 12,000 गारंटी करवाई लेकिन उसको 20,000 मिलनी है। ठीक है ना? तो ये लेसर को ही पता है कि भाई उसको रेजिडुअल वैल्यू एंड पर कितनी मिलनी है। ठीक है ना? लिहाजा ये डिटरमिन करता है लेसर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लेसी को इसका अंदाजा है
पता है तो लेसी ये रेट इस्तेमाल कर ले, अगर नहीं मालूम तो लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करे। इससे पता क्या मुराद है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से? इससे मुराद है कि कॉस्ट ऑफ सिमिलर लोन्स, सिमिलर लोन या डेट फॉर लेसी, यानी कि लेसी अगर ऐसा ही कोई लोन लेने जाता इससे मिलते जुलते एसेट के लिए, तो उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता, से 9% ऑफर होता, से 11%, वट एवर। बात समझ आ रही? बात क्लियर हो रही? तो अगर लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज ना मालूम हो तो वो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल कर सकता है, और प्रैक्टिस में अक्सर कंपनीज इसी को प्रेफर करती हैं, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट को। बात क्लियर हो गई आई होप। यहां पर आई वुड एडवाइस कि आप सब लोग 1 मिनट का पॉज कीजिए, और ये जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है इसके लिए कौन से दो रेट्स इस्तेमाल होते हैं, कब कौन सा इस्तेमाल होता है, किसका क्या मतलब है, इसको समझिए। चलिए, आई होप आप सब ने देखा है। सुन लीजिएगा, ऑल्दो ये AFR का सब्जेक्ट मैटर नहीं है और मैं इस किस्म के पॉइंट्स बड़ी डिटेल में अर्ज़ करता हूँ, डिस्कस करता हूँ BFD में, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल में इसका जायज़ा हो जाएगा। बट जस्ट अगर किसी के जहन में ये पॉइंट है तो सुन लीजिएगा कि अगर इन्फ्लेशन 10% चल रही है इस वक्त मार्केट में, तो क्या जो रेट ऑफ रिटर्न लीजेस पर रिक्वायर किया जाएगा क्या वो 10% ही होगा? नहीं जी, उससे ज़्यादा होगा। ये बात आप जब BFD में आओगे आपको समझ आ जाएगी कि जिन इकोनॉमीज़ में फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन 5-6% चल रही होती है वहाँ पे शरह सूद 9-10% होती है। शरह सूद जो है वो हमेशा इन्फ्लेशन को एडजस्ट की जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव आपको भी जहन में रखने की या लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी लीज़ की ही शक्लें हैं जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल जायज़ हैं और ठीक हैं, ठीक है। डिमिनिशिंग मुशारिका, इजारा, ये तमाम लीज़ की शक्लें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको इस्लामिक फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊँगा, वहाँ पर भी डिस्कस करूँगा, जो कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लाम की रूह से बिल्कुल जायज़ हैं और ठीक है। मैंने जब इसको शरह सूद कहा है तो मैंने एक नॉर्मल जो आम ट्रांजैक्शंस चलती हैं उस पर्सपेक्टिव से कहा है, ठीक है। तो हर लीज़ को हराम तस्वर नहीं कर लेना, ठीक है ना। बहुत सी लीज़ की शक्लें हैं विद माइनर ऑल्ट्रेशंस, एक्चुअली मेजर ऑल्ट्रेशंस नहीं है उनमें, एक्चुअली मेजर फ़र्क की ज़रूरत नहीं है। लीज़ एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर बहुत थोड़ी सी तरामीम कर दी जाए तो वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक बन जाती है। बहरहाल वो हमारा सब्जेक्ट मैटर अभी नहीं है डिस्कस करना, ना ही मैं उसके लिए कोई क्वालिफाइड पर्सन हूँ टू ऑनेस्टली टू डिस्कस दैट, ठीक। आई एम अ स्टूडेंट सच एज यू इन दैट मैटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 की अकाउंटिंग के जाने, बिकॉज एग्जाम्पल 1 हमने कंप्लीट पढ़ ली। अगर आपके सामने एग्जाम्पल 1 खुली हुई है पेज 31 के ऊपर, तो हमने कंप्लीट पढ़ ली है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज इज 10% इज द लास्ट बुलेट पॉइंट। लिखा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, ऐसा ही है। जर्नल एंट्रीज बनाएं जी। आइए जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। कैसे जर्नल एंट्रीज बनेंगी? बहुत सादी सी हैं। आप दो चीजें बुक करेंगे जी। बीइंग अ लेसी ऑन डे 1 यू विल बुक 2 थिंग्स। डे 1 से मुराद है कमेंसमेंट ऑफ लीज। डे 1 से क्या मुराद है? इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया आपको कमेंसमेंट ऑफ लीज क्या होती है। डे 1 से मुराद है कमेंसमेंट ऑफ लीज। यू विल बुक 2 थिंग्स। यू विल बुक अ राइट ऑफ यूज एसेट। आगे चल के मैं इसको ROU एसेट पुकारूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना लफ्ज ROU एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट। एग्जाम में लिखें तो मेरी मेरी रिक्वेस्ट है राइट ऑफ यूज ही लिखें, मैं ROU लिखूंगा जी बार बार। और एक और चीज बुक की जाती है विच इज लीज लाइबिलिटी। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बुक की जाती हैं। अच्छा, ये चीजें किस वैल्यू पे बुक की जाती हैं? ये बुक की जाती हैं एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स।
इसका मतलब है कि दो चीजें, दो बातें यहां पे रेलेवेंट हो गई हमारे लिए। क्या? एक तो ये कि प्रेजेंट वैल्यू करना है हमने, किस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू करना है वो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका कि उसके लिए क्या देखा जाता है, कौन सा पहले सोचा जाता है, अगर वो मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो दूसरा रेट लगाया जाता है। तो किस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू हमने करना है? रेट हमारे पास सवाल में गिवन है 10%। ठीक। दूसरी जो बात है वो है लीज पेमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू करना। किस चीज को? लीज पेमेंट्स को। अब लीज पेमेंट्स जो है ये दोबारा एक जार्गन है, एक इस्तेलाह है, एक टर्म है जो IFRS 16 में इस्तेमाल होती है। लीज पेमेंट्स से क्या मुराद है? लीज पेमेंट से मुराद है फिक्स पेमेंट्स। अच्छा, और फिक्स पेमेंट्स दो किस्म की होती हैं। फिक्स पेमेंट से मुराद है 1,30,000 पर एनम फॉर 5 years, दिस इज अ फिक्स पेमेंट। दिस इज अ व्हाट? दिस इज अ फिक्स पेमेंट। 1,30,000 पर एनम फॉर 5 years इज अ फिक्स पेमेंट ना। अच्छा, दूसरी 100,000 पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड देन 5% एस्केलेशन एवरी ईयर। एस्केलेशन समझते हैं लफ्ज एस्केलेशन? आई होप आप समझते हैं। इंक्रीज, ग्रोथ, ये भी फिक्स पेमेंट है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये भी फिक्स पेमेंट है कि अगर 1,00,000 रुपया पहले साल में दिया जाए और फिर हर साल 5% इंक्रीज की जाए, एस्केलेशन की जाए, ये भी फिक्स पेमेंट है। दिस इज ऑल्सो फिक्स पेमेंट। क्यों कहता है? कहता है भाई पहले से फिक्स है ना, पहले साल 1,00,000 होगी, फिर एक 5 होगी, फिर एक 10 हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ग्रो करती रहेगी 5-5% से। तो ये पहले से फिक्स्ड है ना, इट्स अ फिक्स पेमेंट। तो लीज पेमेंट्स में अगर कोई फिक्स्ड पेमेंट्स हैं वो शामिल है। क्या इस सवाल में कोई फिक्स पेमेंट्स हैं? जी बिल्कुल हैं जी, इस सवाल में फिक्स पेमेंट्स 1,30,000 पर एनम फॉर 5 years इज अ फिक्स पेमेंट, ये शामिल है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज इंक्लूडेड। द सेकेंड थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन लीज पेमेंट्स is variable lease payments linked to an index or rate। ये मैं बड़ी कीमती बातें कर रहा हूं, ये एक एक बात पर एक एक सवाल बन सकता है। अगर कोई तगड़ा सियाना एग्जामिनर हो ना, वो मेरी इस एक एक बात पर एक एक सवाल बना सकता है। ठीक है ना, 6-6 7-7 नंबर का एग्जाम में। वेरिएबल लीड्स पेमेंट्स लिंक टू एन इंडेक्स और रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये कहा जाए कि यार जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, व्हाट इज एन इंडेक्स और रेट? इससे मुराद है कि यार जितनी सालाना इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, उतना रेंटल बढ़ेगा। फर्ज करो पहले साल रेंटल है 1,00,000, 100,000, और इन्फ्लेशन बढ़ती है जैसे 5% पहले साल, तो अगले साल रेंटल हो जाएगा 1,05,000। उसके बाद इन्फ्लेशन होती है 10% बढ़ती है, तो अगले साल रेंटल हो जाएगा 1,15,500 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी रेंटल बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे रेंटल बढ़ेगा, जैसे जैसे कोई भी दूसरी इंडेक्स, इंडेक्स से मुराद होती है ऐसी चीजें जो बदलती रहती हैं। ठीक है, कोई भी दूसरी इंडेक्स चेंज होगी, तब्दील होगी, लीज पेमेंट्स में तब्दीली आती रहेगी। और आमतौर पर मेजॉरिटी केसेस में ये इंडेक्स इन्फ्लेशन होती है। रियल वर्ल्ड में मेजॉरिटी केसेस में ये इंडेक्स इन्फ्लेशन होती है। इसको बोलते हैं वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक्ड टू एन इंडेक्स। बात समझ आ रही है? क्या इस सवाल में ऐसी कोई लीज पेमेंट्स हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक्ड टू एन इंडेक्स? नो, देयर आर नो सच लीज पेमेंट्स इन दिस क्वेश्चन। अगर होती हम वो भी अकाउंट फॉर कर लेते, अगर होती हम वो भी शामिल कर लेते, क्योंकि वो भी लीज पेमेंट्स का हिस्सा है। अच्छा, फिर इससे एक और बड़ी कीमती बात भी समझ आती है।
बड़ी कीमती बातें कर रहा हूं मैं, बार बार अर्ज कर रहा हूं आपसे। वो ये समझ आती है कि ऐसी लीज पेमेंट्स जो इंडेक्स से लिंक्ड नहीं होती, ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो इंडेक्स से लिंक्ड नहीं है, लीज पेमेंट्स तो कहना ही नहीं चाहिए उसको, वेरिएबल पेमेंट्स कहना चाहिए, वेरिएबल पेमेंट्स जो इंडेक्स से लिंक्ड नहीं है। अब आप पूछोगे ये कौन सी पेमेंट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, तो फर्ज कीजिए जैसे अभी हमने एक गाड़ी दी है, राइट? हमने क्या दी है? एक गाड़ी दी है, ये गाड़ी हमने ली है बेसिकली लीज पर, और उसका रेंटल है 1,30,000 पर एनम, है ना? 1,30,000 पर एनम। फर्ज कीजिए लेसर कहता है कि जिस साल अगर आपने किसी साल इसका एक्सीडेंट कर दिया तो मैं आपसे 1,30 नहीं लूंगा, इन दैट ईयर मैं आपसे 2,30 लूंगा। तो ये जो ऊपर का 1,00,000 है, ये क्या है? ये उस साल लिया जाएगा जिस साल एक्सीडेंट होगा। अब हमें तो नहीं पता किस साल गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, होगा भी या नहीं होगा। इट इज अ वेरिएबल पेमेंट, इट इज अ वेरिएबल पेमेंट, बट इट इज नॉट लिंक्ड टू एन इंडेक्स। एक्सीडेंट जो है वो कोई इंडेक्स नहीं है, वो कोई इन्फ्लेशन नहीं है, वो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। इंडेक्स होती हैं ये इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी ग्रोथ रेट्स, इस टाइप की जो चीजें नहीं होती, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडाइसिस तो ये होती हैं। बात समझ आ रही है? एक्सीडेंट होना कोई इंडेक्स तो नहीं है, ये तो एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है। क्या ख्याल है? इट इज एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। अच्छा, एक और बात सुन लो, अगर ये सर्टन फ्यूचर इवेंट होता तो फिर ये वेरिएबल पेमेंट ही ना होती, ये फिक्स पेमेंट होती। मिसाल, गाड़ी के 3 साल पुराने होने पर जो तीसरे साल का रेंटल होगा वो 1,30 नहीं होगा, वो 2,30 होगा। क्या अर्ज किया मैंने? गाड़ी के 3 साल पुराने होने पर जो तीसरे साल का रेंटल होगा वो 1,30 नहीं होगा, वो 2,30 होगा। दिस इज नॉट अ वेरिएबल पेमेंट, दिस इज अ फिक्स पेमेंट। जो तीसरे साल का लीज पेमेंट है 2,30,000, इट्स अ फिक्स पेमेंट, क्योंकि 3 साल पुराना होना तो वो सर्टन है, हिंदी में कहते हैं निश्चित है, ऐसे ही है ना? ठीक है। अगर किसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट से टाइड हो कोई पेमेंट, वेरिएबल पेमेंट, लेकिन वो लिंक टू एन इंडेक्स ना हो, तो याद रखिए वो लीज पेमेंट्स में शामिल नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स, इट इज नॉट पार्ट ऑफ लीज। उसकी क्या काउंटिंग होती है बाद में बताऊंगा आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह, बट अभी के लिए क्या, इट इज नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स। अगर कोई वेरिएबल पेमेंट किसी इंडेक्स से लिंक्ड नहीं है तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स। बात समझ आ गई? आई होप क्लियर है। हां, अगर वो किसी इंडेक्स से लिंक्ड है तब वो लीज पेमेंट्स का हिस्सा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तीसरी चीज, अगर कोई परचेज ऑप्शन है, वैल्यू ऑफ अ परचेज ऑप्शन दैट लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज। लेसी जो है वो रीजनेबली सर्टन है कि वो इस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो जो भी परचेज ऑप्शन है, चाहे वो फेयर वैल्यू के बराबर है, उससे ज्यादा है, उससे कम है, वट एवर इट इज, ठीक है, इफ लेसी इज सर्टन टू एक्सरसाइज इट, देन उस परचेज ऑप्शन की वैल्यू भी लीज पेमेंट का हिस्सा है। क्या कोई परचेज ऑप्शन ऐसा है हमारे इस सवाल में? नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं। ठीक, नेक्स्ट, डी।
पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ एक्सपेक्टेड। मिसाल है, मैं एक 5 साल की लीज करता हूं, बट मुझे पता है मैं 3 साल बाद उसे टर्मिनेट कर दूंगा। मुझे पता है, अभी पता है, आई एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट इट आफ्टर 3 years। और मुझे पता है फिर 3 साल के बाद मुझे जब मैं टर्मिनेट करूंगा तो 1 लाख रुपया पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो 1 लाख रुपया भी आज लीज पेमेंट का हिस्सा होगा। बात समझ आ रही? पेनल्टी फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ एक्सपेक्टेड। देन आखिरी पॉइंट, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी लेसी ने दी है तो वो भी लीज पेमेंट्स का हिस्सा होती है। क्या हमारे सवाल में कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है? बिल्कुल है जी। हमारे सवाल में 12,000 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है। तो समझ आया कि 5 चीजें हो सकती थीं। बहरहाल हमारे सवाल में सिर्फ 2 हैं, एक फिक्स पेमेंट्स हैं और एक रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। पेनल्टी नहीं है हमारे सवाल में, परचेज ऑप्शन भी नहीं है, और वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक्ड टू एन इंडेक्स और रेट भी नहीं है। अगर वेरिएबल लीज पेमेंट्स नॉट लिंक्ड टू एन इंडेक्स और रेट होती तो क्या वो लीज पेमेंट्स का हिस्सा होती हैं? वेरिएबल पेमेंट्स नॉट लिंक्ड टू एन इंडेक्स? नहीं जी, वो तो सिरे से हिस्सा ही नहीं होती। अगर होती तब भी हम उसका हिस्सा ना बनाते। तो पता ये चला कि जी 1,30,000 है 5 साल तक के लिए, और 12,000 है 5वें साल के एंड पर, जिनकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है। तो जल्दी से हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं। 1,30,000 की अगर 5 साल तक के लिए प्रेजेंट वैल्यू करनी हो तो यूं करते हैं, इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -5 ओवर 0.1, ठीक है ना, प्लस अगर 12,000 की प्रेजेंट वैल्यू करनी हो 5वें साल के एंड पे आ रहा है तो रेज टू पावर 5 हो जाएगा। ऐसे ही इस सारे का आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स पर सम बनाएंगे। जो भी जवाब आएगा, जो कि 5 लाख रुपए आता है बाय द वे, आप उसे बुक कर लेंगे साइमल्टेनियसली बोथ साइड्स पे, एज राइट ऑफ यूज एसेट भी, एज लीज लाइबिलिटी भी। ठीक है जी, बात क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। बच्चे एक सवाल पूछते होते हैं अक्सर कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह जो रिफंडेबल होते हैं, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह होता है ना, आप घर किसी को देते हैं किराए पे, आप उससे एक सिक्योरिटी ले लेते हैं और वो रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह क्या ये लीज पेमेंट्स का हिस्सा होते हैं? जवाब है नो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स। ठीक है, हाँ, अगर वो नॉन रिफंडेबल है फिर वो फिक्स पेमेंट में फॉल कर जाएगा। अगर वो क्या है, लॉ नॉन रिफंडेबल है तो वो फिक्स पेमेंट में फॉल कर जाएगा। ठीक है जी, फिर ये भी समझ लीजिए कि ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक टू इंडेक्स और रेट अगर हों फॉर एग्जांपल सवाल के अंदर, तो क्या करते हैं? अगर कोई परचेज ऑप्शन हो तो क्या करते हैं? कोई पेनल्टीज वगैरह हो तो क्या करते हैं? इंशाल्लाह ये फ्यूचर के टॉपिक्स हैं। अभी तो हम बुनियादी बातें, बुनियादें समझ रहे हैं। पहले बुनियादी बातें क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह फिर मुश्किल चीजों की जानिब बढ़ेंगे। ठीक, आई होप आपको ये पहली एंट्री समझ आ गई है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीज पेमेंट्स? ये भी आई होप आपको समझ आ गई। अच्छा, फिर एक बात और याद रखनी है, जहन में बड़ी क्लियर होनी चाहिए आप सबके जहन में, वो ये कि यहां पर ROU एसेट बुक करते हुए और लीज लाइबिलिटी बुक करते हुए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट वाज इररेलेवेंट। क्या ख्याल है?
फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट वॉज इररेलेवेंट। मैंने आपको सवाल में वो सिर्फ इसलिए दिया हुआ था, सवाल में सिर्फ इसलिए दिया हुआ था कि मैं आपको IRIL की कंप्यूटेशन दिखा सकूं, ये जो थी ना इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज, इसकी कंप्यूटेशन दिखा सकूं। अदरवाइज लेसी के लिए ये कंप्यूटेशन दिखाने के लिए सिर्फ यहां 5 लाख लिखने के लिए दिया हुआ था। अदरवाइज लेसी के लिए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज इररेलेवेंट, वो उसका कुछ नहीं करता, उसके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। बात समझ आ गई? बात क्लियर हो गई? आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट हो तो वो लीज पेमेंट्स का हिस्सा नहीं होगा, वो तो आपके एक सेपरेट फाइनेंशियल एसेट होगा, एक रिसीवेबल होगा आपका फ्रॉम द लेसर। अगर नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट हो तो वो लीज पेमेंट का हिस्सा होगा, मैंने अर्ज कर दिया, वो फिक्स पेमेंट्स का हिस्सा होगा। अपफ्रंट आपने पैसे दे दिए, फिर कभी वापस नहीं आने वो पैसे, इट्स पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स, इट्स अ फिक्स पेमेंट, मैंने अर्ज कर दी। ठीक, सो मैंने डे 1 की अकाउंटिंग आपको बता दी। अब डे 1 पे ही एक और काम भी होना है, देखिएगा प्लीज। डे 1 पे ही IDC की अकाउंटिंग भी होनी है। डे 1 पर IDC इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स की अकाउंटिंग भी होनी है। क्या? ROU एसेट करेंगे डेबिट, बैंक करेंगे क्रेडिट। 10,000 रुपए से 10,000 IDC इंकर किया ना आपने, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर किया ना। क्यों? क्यों का जवाब बड़ा सादा है, ये इसी एसेट के लिए इंकर की गई थी ना, तो आपने कैपिटलाइज कर दी। जिस एसेट के लिए इंकर की उसके अंदर कैपिटलाइज कर दी। ये तो आम मसलूब है स्टैंडर्ड का कि जिन एसेट्स के लिए जो कॉस्ट इंकर की जाती है आमतौर पे वो उन्हीं में कैपिटलाइज हो जाती है। क्या ख्याल है? तो मालूम ये हुआ कि डे 1 पर मेरे पास एक ROU एसेट आया है 5,10,000 रुपए का, और मेरे पास एक लीज लाइबिलिटी आई है 5 लाख रुपए की। ऐसे ही है। अब मैंने इनकी सबसीक्वेंट अकाउंटिंग करनी है। सबसीक्वेंट यानी कि डे 1 से लेकर 5वें साल के एंड तक। तो ROU एसेट की सबसीक्वेंट अकाउंटिंग क्या होती है? इसको डेप्रिसिएट किया जाता है ओवर द लीज टर्म। लीज टर्म or if purchase option is reasonably certain to be exercised, then इकोनॉमिक लाइफ, जो भी उसकी लाइफ है एसेट की। मतलब इससे मुराद क्या है? मुराद ये है कि आपने इसको डेप्रिसिएट करना है ओवर द लीज टर्म। अब इसकी लीज टर्म कितनी है जी इस एसेट की? 5 साल। 5 साल है ना इस एसेट की लीज टर्म, जो हमने एसेट लिया। तो हम उसको ऐसे डेप्रिसिएट करेंगे, देखिएगा 5,10,000 -12,000, -12,000। 12,000 क्या है? उसकी रेजिडुअल वैल्यू। आपको पता है IAS 16 का ये रूल है, IAS 16 का बुनियादी रूल है कि 5,10,000 में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की जाएगी डेप्रिसिएट करने के लिए, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। इतनी डेप्रिसिएशन बनेगी। बात समझ रहे? 5,10,000 रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे, इतनी डेप्रिसिएशन बनेगी। ये बनती है 99,600 पर एनम। हर साल आप इतना इतना डेप्रिसिएट करेंगे इस एसेट को। अच्छा, अब इस सवाल में परचेज ऑप्शन नहीं था। व्हाट इफ इस सवाल में परचेज ऑप्शन दिया होता कि जी लेसी जो है वो इसको आखिर में खरीद लेगा मुफ्त, फॉर एग्जाम्पल, एम अज्यूम कर लो,
और ये गाड़ी चलेगी असल में 10 साल, तो क्या होगा जी? फिर इसको कैसे डेप्रिसिएट किया जाएगा? फिर इसको 5 साल पे डेप्रिसिएट नहीं किया जाएगा, फिर इसको 10 साल पे डेप्रिसिएट किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी एट द एंड ऑफ 5th ईयर नहीं देखी जाएगी, एट द एंड ऑफ द 10th ईयर देखी जाएगी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर तो परचेज ऑप्शन मौजूद हो और आप बीइंग अ लेसी रीजनेबली सर्टन है कि आप उस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, फिर तो आप इकोनॉमिक लाइफ पे इसको डेप्रिसिएट करें, अदरवाइज आप ओवर लीज टर्म डेप्रिसिएट करें। इस क्लास के इब्तदा पर मैंने आपको कहा है कि इस क्लास में जितने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब बुनियादी बातें हैं। ये वो बातें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, यानी कि असूलन तो मुझे आपको ये पढ़ानी नहीं चाहिए थी, इससे आगे शुरू कराना चाहिए था। रिवीजन हो रही है आपकी बुनियादी नॉलेज की ऑफ लीज। ठीक, सो 99.6 थाउजेंड इज योर एनुअल डेप्रिसिएशन। हाउ वुड यू रिकॉर्ड दिस डेप्रिसिएशन? द वे आई रिकॉर्ड इट इज डेप्रिसिएशन टू ROU एसेट। आप अगर इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डालना चाहते हैं जरूर डालें। मेरे लिए आप सब जानते हैं मेरा तरीक़ाकार, मेरे लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, वहां तो एसेट नजर आ रहा होता है। सो डेप्रिसिएशन टू ROU एसेट। ठीक है जी, हर साल ये एंट्री होती रहेगी और आफ्टर 5 ईयर्स एसेट कितने का बच जाएगा? आफ्टर 5 ईयर्स एसेट कितने का बच जाएगा? 12,000। हर साल ये जर्नल करते रहेंगे एंड आफ्टर 5 ईयर्स एसेट सिर्फ 12,000 का बच जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये आप सबको क्लियर है। फिर बात करते हैं लीज लाइबिलिटी की, अकाउंटिंग की। लीज लाइबिलिटी ऑल्दो इसकी अकाउंटिंग एक्सप्लिसिटली IFRS 9 के स्कोप में नहीं है, इसकी अकाउंटिंग तो IFRS 16 डिटेल में बताता है। बट लीज लाइबिलिटी की अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक IFRS 9। इसीलिए अगर आप मेरे कोर्स का पैटर्न देखेंगे तो मेरे लेक्चर्स में पहले IFRS 9 के लेक्चर्स आते हैं, फिर IFRS 15 और 16 के, क्योंकि IFRS 15 की नॉलेज भी IFRS 9 से रिलेटेड है, प्रेजेंट वैल्यूएशन और टेबल्स वगैरह बनाना, और इसी तरह IFRS 16 भी IFRS 9 से रिलेटेड है। यहाँ पर भी the liability for this lease, the accounting for this lease liability will be just like IFRS 9, although IFRS 9 के नीचे फॉल नहीं कर रही, it is just like IFRS 9। कैसे? टेबल बनाया जाएगा जी, चेक कर लें टेबल, बहुत ही सादा सा टेबल बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसका एक टेबल बना देते हैं। क्या टेबल बनेगा? वही जैसे IFRS 9 में बनता होता था, लंबी चौड़ी मुझे डिटेल्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ईयर्स आते हैं जी सारे, ईयर 1 2 3 4 5। मेरा ओपनिंग बैलेंस आता है जी, आपको याद होगा IFRS 9 से, 5 लाख। मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, इंटरेस्ट यहां पे आएगा 10% पे, क्योंकि इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बेसिकली 10% ही हो गया ना, जिस रेट पे मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू किया था। फिर मेरा बैंक आता है, फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आता है। जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं ये टेबल। आई विल अप्लाई माई मैथमेटिक्स, आप भी रेस करें ज़रा जल्दी जल्दी। 50 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, फिर 130 का बैंक आएगा, है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 420। फिर 42 का इंटरेस्ट आएगा, 130 का बैंक का बैलेंस आएगा, तो 332 हो जाएगा क्लोजिंग। फिर 332 में 33 का इंटरेस्ट आएगा 10% पे, 130 का बैंक आएगा, तो ये 235 हो जाएगा।
फिर 235 का ओपनिंग आएगा, 24 का इंटरेस्ट आएगा, 10% लगा रहा हूं, 130 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 129 तकरीबन, ठीक, 259 एंड 129। फिर 129 का ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट 10% तकरीबन 13, और बैंक 130, तो ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 12। हर साल इस इंटरेस्ट की क्या एंट्री होनी है, वही जो जस्ट लाइक IFRS 9। अगेन मैंने अर्ज किया IFRS 9 के स्कोप में नहीं है, बट जस्ट लाइक IFRS 9, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी। पढ़ाई भी आई एंट्री मैंने आपको, बड़ी डिटेल में हमने देखी हुई है, एक्सपर्ट है हम इस एंट्री के। और पेमेंट की एंट्री, लीज लाइबिलिटी टू बैंक, very very simple. And at the end of the life, just like my asset, my liability is also 12 million rupees, या 12,000 rupees, whatever it is, rupees in thousands है ना, so 12,000 rupees। so मेरा asset भी 12 का है और मेरी liability भी 12 की है at the end of the life। यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, इसको देख लीजिए, आपको जहन में यादें ताज़ा हो रही होंगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, वैसी ही मिलती जुलती अकाउंटिंग है जी। 1 मिनट देख लीजिए इसको। आई होप आप सब ने इसको देखा है। सो बड़ी आसान रही है जी अकाउंटिंग। लेसर की अकाउंटिंग में, सॉरी लेसी की अकाउंटिंग में हमने एसेट को सिंपली डेप्रिसिएट कर लिया, और डेप्रिसिएशन के लिए जो सिंपल रूल्स हैं, सिंपल रूल्स ऑफ IAS 16 वो लगाए। ये एसेट आज 5-10 का है, 5 साल बाद 12 का रह जाएगा, तो मैं कितना कंज्यूम कर जाऊंगा इस एसेट को, मैं कितने इसके इकोनॉमिक बेनिफिट खा जाऊंगा। 5-10 माइनस 12 का रह जाएगा ना 5 साल के बाद, मैं इतने बेनिफिट्स खा जाऊंगा, मैंने उतना डेप्रिसिएट कर दिया 5 सालों में। और इसी तरह जो इसकी लाइबिलिटी की अकाउंटिंग है, इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू हाउ वी अकाउंटेड फॉर दीज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इन IFRS 9। Now let us look at what happens at the end of lease. What happens at the end of lease? अब लीज के एंड पर एसेट विल गो बैक टू लेसर, एसेट गोज बैक टू लेसर। अब जब वो लेसर के पास जा रहा होगा तो लेसर उसकी वैल्यू का तायुन करेगा, जाहिर है। अब हो सकता है कि लेसर कहे कि हाँ जी इसकी वैल्यू 12,000 ही निकली है। इसकी क्या वैल्यू निकली है, क्या निकली है जी वैल्यू, 12,000। ओके। दूसरा हो सकता है वो कहे कि यार इसकी मेरे ख्याल में वैल्यू जो है वो 15,000 है। और तीसरा हो सकता है वो ये कहे कि यार इसकी वैल्यू भाई जी 7,000 है। तीनों केसेस में लेसी को क्या करना है? देखिए जी, पहले केस में चूंकि वैल्यू 12,000 निकली और हमने क्या प्रॉमिस किया था लेसर से कि हम जब आपको एसेट वापस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 12 ही प्रॉमिस किया था। तो हम क्या करेंगे, हम लीज लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे। लीज लाइबिलिटी की वैल्यू क्या है जी, 12,000। और हम ROU एसेट को भी खत्म कर देंगे। ROU एसेट की वैल्यू क्या है, 12,000। हम कहेंगे लो लेसर भाई, अल्लाह ताला आपको आपका एसेट मुबारक करे, 12,000 हमने आपको वापस कर दिया। ठीक है जी। ओके। इसी तरह अगर उसकी वैल्यू 12 से ज्यादा निकल आती है, फर्ज करें 15 निकल आती है, तो भी हम यही करेंगे। हम कहेंगे जी ये लीजिए जी, हमारी तरफ से हमने 12 का प्रॉमिस किया था, 12 से ज्यादा कही है जी, लीजिए लेसर भाई अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, ले। ठीक। और अगर उसकी वैल्यू 12 से कम निकल आती है, 7 निकल आती है, तो फिर क्या होगा, फिर लेसर भाई हमसे क्या मांगेंगे, बोलिए। फिर लेसर भाई कहेंगे पैसे लाओ भाई, 5,000 लाओ। तो हम एसेट तो उनके हवाले कर देंगे,
एसेट तो हम उनके हवाले कर देंगे, कहेंगे ले जी आपका एसेट आपकी स्पुर्द है, बट चूंकि हमने आपके एसेट का नुकसान किया तो लें हम 5,000 हमारी जेब से ले लें, 5,000 का हमें लॉस आ जाएगा। देख रहे हैं? और ये गारंटी का असलूब होता है कि अगर लॉस आए तो फिर तो मुझे पड़ेगी, डज पड़ेगी, मुझे आई हैव टू बेयर द ब्रंट, बट अगर गेन आए तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं, ऑब्वियसली वो फायदा लेसर का है। ठीक है, आई होप ये एंड ऑफ लीज पर जो अकाउंटिंग हो रही है ये भी आपको क्लियर हो गई। तो आई होप आपको तीनों अकाउंटिंग्स क्लियर हो गई, आपको डे 1 की अकाउंटिंग भी क्लियर हो गई, और मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं ये सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग है बच्चों, ये सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आई होप आपको सबसीक्वेंट अकाउंटिंग भी क्लियर हो गई, और आई होप आपको जो एंड ऑफ लीज के ऊपर अकाउंटिंग होनी थी वो भी क्लियर हो गई। ठीक है, तो लेसी क्या बुनियादी अकाउंटिंग करता है, आई होप आप सबको ये क्लियर है।